वेलकम टू विराट आईएएस। जीएस थर्ड मेंस के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम कुछ मेंस के टफ और जटिल टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। पिछली बार भी हमने इसी सिलसिले में एक टॉपिक डिस्कस किया था, एनपीए का, गैर निष्पादित संपत्तियों का। आज हम इसी स्टेज में डिस्कस करेंगे एक अगला टॉपिक जिसका नाम है बजट, यानी बजट फॉर्मेशन और उसका लेजिस्लेटिव प्रोसेस। तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस बजट का क्या है? देखो, इंडिया में बजट से रिलेटेड एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है जिसमें 6 स्टेजेस होते हैं, यानी बजट 6 चरणों से होकर गुजरता है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। यह क्वेश्चन यूपीएससी में कई बार प्रीलिम्स में पूछा गया है। तो भारत में बजट से संबंधित 6 चरण हैं। पहला चरण है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, यानी बजट का प्रस्तुतिकरण। दूसरा चरण है जनरल डिस्कशन, यानी सामान्य परिचर्चा। तीसरा चरण है स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज, यानी विभागीय समितियों द्वारा जांच पड़ताल। चौथा चरण है वोटिंग ऑन डिमांड ऑन ग्रांट्स, यानी अनुदान मांगों पर चर्चा। पांचवा चरण है एप्रोप्रिएशन बिल का पास होना, विनियोग विधेयक का पारित होना। छठा चरण है पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक का पारित होना। ये अंतिम चरण है। और जैसे ही वित्त विधेयक पारित होता है तो ये मान लिया जाता है कि बजट का चक्र पूरा हो गया है। देखो, बजट जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के जिस डिपार्टमेंट के द्वारा तैयार किया जाता है उसका नाम है आर्थिक अनुभाग विभाग, अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और ट्रेडिशनली बजट बनाने का जो प्रोसेस है वो सितंबर-अक्टूबर में शुरू हो जाता है और इसे फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। लेजिस्लेटिव प्रोसेस का नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बजट जो है वो वित्त मंत्री द्वारा प्रेसिडेंट के प्रायर अप्रूवल से पेश किया जाता है। लेजिस्लेटिव प्रोसेस का अगला पार्ट ये है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो बजट प्रस्तुत करने के लिए पार्लियामेंट के सामने बजट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, जो एक तरह से बजट के सारांश को शो करता है। और जो कंसोलिडेटेड फंड है, यानी संचित निधि है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि संचित निधि जो है सरकार की, देखो 3 गुल्लक हैं, 3 मनी बैंक है, एक कंसोलिडेटेड फंड है, एक पब्लिक अकाउंट है, एक कॉन्टिजेंसी फंड है। तो जो संचित निधि है, यानी जो कंसोलिडेटेड फंड है, इसमें से होने वाले खर्च को 2 हिस्सों में प्रस्तुत किया जाता है। 2 भाग है संचित निधि के। पहला भाग है संचित निधि पर भारित व्यय, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड। और दूसरा है संचित निधि से व्यय, एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। इस भारित व्यय में चार्ज्ड एक्सपेंडिचर में वोटिंग नहीं होती, केवल डिस्कशन होता है। और जो संचित निधि गुल्लक से पैसा निकाला जाता है वो है संचित निधि से व्यय, यानी एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। इसमें वोटिंग भी होती है और डिस्कशन भी होता है, दोनों होते हैं। जैसे डिमांड फॉर ग्रांट्स, अनुदान मांगे। लेजिस्लेटिव प्रोसेस में जो अनुदान की मांग है वो प्रेसिडेंट की सिफारिश पर ही पेश की जाएगी, वरना नहीं की जाएगी। यानी जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है उनका रिकमेंडेशन ही होगा। और जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है, जो अनुदान की मांग है, उस पर वोटिंग सिर्फ लोकसभा में होती है। 26 दिन का पीरियड है। राज्यसभा इस डिमांड फॉर ग्रांट्स पर, अनुदान मांग पर चर्चा तो कर सकती है, लेकिन उसको मना नहीं कर सकती। और राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया गया है। देखिए, मनी बिल में 110 में परिभाषा दी गई है जिसमें किसी भी टैक्स को लगाना, हटाना, चेंज करना जैसे प्रोविजन शामिल है। लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ बजट का नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा में पेश होगा,
मनी बिल केवल लोकसभा में होगा और राज्यसभा केवल सिफारिश कर सकती है, और ये जरूरी नहीं कि लोकसभा उस सिफारिश को एक्सेप्ट करेगी। और विधायी प्रक्रिया का लास्ट जो स्टेप है वो ये है कि जो कंसोलिडेटेड फंड है उससे अनुदान की मांग के मुताबिक, डिमांड फॉर ग्रांट्स के मुताबिक जो जरूरी अमाउंट है उसको निकालने के लिए पार्लियामेंट द्वारा विनियोग विधेयक पास किया जाता है, एप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है। इस तरह संचित निधि पर यानी कंसोलिडेटेड फंड पर संसद का इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है। अब हम ये देखेंगे कि बजट के तहत जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रस्तुत किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। देखो मेनली 8 टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दस्तावेज हैं जो बजट के समय प्रस्तुत किए जाते हैं। वन बाय वन देख लेंगे। पहला है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा अनुदान की मांग, डिमांड फॉर ग्रांट्स। तीसरा दस्तावेज जो बजट के तहत प्रस्तुत किया जाता है वो है फाइनेंस बिल यानी वित्त विधेयक। चौथा FRBM कानून आया था, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसके तहत 2 दस्तावेज प्रेजेंट किए जाते हैं। पहला जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट है, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट यानी समष्टिगत आर्थिक नीति विवरण। और दूसरा है इसके तहत मध्यावधि राजकोषीय विवरण, मिड टर्म फिस्कल स्टेटमेंट। जो 5वां डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है वो है एक्सपेंडिचर बजट यानी व्यय बजट। 6ठा डॉक्यूमेंट रिसीविंग बजट यानी प्राप्ति बजट। 7वां बजट का सारांश यानी कॉम्पैक्ट वे में बजट। और 8वां है परिणाम बजट यानी आउटकम बजट। ये दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं बजट के तहत। बजट की संरचना क्या है यानी स्ट्रक्चर का मतलब, देखो बजट की संरचना का मतलब है कि बजट के घटक यानी कंपोनेंट कौन कौन से हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा कि बजट की संरचना से क्या मतलब है। देखिए बजट की संरचना का मतलब है बजट के घटक से, बजट के कंपोनेंट से। और बजट के मेनली 2 कंपोनेंट्स हैं, 2 घटक हैं। पहला है रेवेन्यू बजट यानी राजस्व बजट, और दूसरा है पूंजीगत बजट यानी कैपिटल बजट। इसके तहत 2 कंपोनेंट आएंगे, एक राजस्व प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसीव्ड और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसके तहत भी 2 चीजें आती हैं, एक टैक्स रेवेन्यू और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब देखिए राजस्व प्राप्ति क्या है, सरकार की वो मॉनेटरी रिसीप्ट जिनसे ना तो सरकार की देनदारी बढ़ती है और ना ही एसेट्स में कोई कमी आती है, उसको रेवेन्यू रिसीप्ट कहते हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा, रेवेन्यू रिसीप्ट ये राजस्व प्राप्ति क्या है, सरकार की वो मौद्रिक प्राप्तियां, वे मॉनेटरी रिसीप्ट जिनके रिजल्ट में ना तो गवर्नमेंट की देनदारी बढ़ती है यानी लायबिलिटी नहीं बढ़ती, और ना ही एसेट्स में कोई कमी आती है, परिसंपत्तियों में कोई कमी आती है, उसको राजस्व प्राप्ति कहते हैं। ये 2 तरह के हमने देख लिया, एक टैक्स रेवेन्यू यानी सरकार को लगातार मिलने वाला पैसा, बार बार मिलने वाला पैसा। देखो नॉन टैक्स गैर कर से क्या मिलता है, जैसे ब्याज प्राप्ति, जैसे जुर्माना पेनल्टी, जैसे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनसे वाला जो डिविडेंड है वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। इसी तरह इंस्टीट्यूशन से मिलने वाली ग्रांट्स, और इसमें एक और चीज आती है नॉन टैक्स में, एस्चीट, मतलब जिस प्रॉपर्टी पर, जिस एसेट पर कोई उत्तराधिकारी ना हो, कोई उसका एयर अपरेंट ना हो, तो उसको बेचने से जो अमाउंट मिलता है उसको एस्चीट कहते हैं, और ये भी एक नॉन टैक्स रेवेन्यू है। टैक्स रेवेन्यू हम डिस्कस कर चुके, ये गवर्नमेंट का एक ऐसा टैक्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट की ऐसी प्राप्ति है, ऐसी रिसीप्ट है जो सरकार को लगातार मिलती है। अब ये डिस्कस करेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है।
राजस्व व्यय देखिए सरकार का एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसके रिजल्ट में ना तो सरकार की लायबिलिटी देनदारी में कमी आती है और ना ही सरकार के एसेट्स में कोई वृद्धि होती है, ना ही एसेट्स बढ़ते हैं। राजस्व व्यय के एग्जांपल में हम ले सकते हैं इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज भुगतान, सब्सिडी, डिफेंस एक्सपेंडिचर या बुढ़ापे की पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, ये सब आ सकते हैं। अब हम ये डिस्कशन करेंगे कैपिटल बजट क्या है। देखो कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीप्ट्स आएगी। कैपिटल रिसीप्ट जिससे सरकार की लायबिलिटी बढ़ती है या एसेट घटते हैं उसको कैपिटल रिसीप्ट कहते हैं। मोटे तौर पर आप रेवेन्यू रिसीप्ट को और कैपिटल रिसीप्ट को ऐसे समझ सकते हैं कि रेवेन्यू रिसीप्ट मतलब बार बार होने वाली रिसीप्ट जिससे सरकार किसी चीज को बेचकर पैसा नहीं लाती। जैसे रेलवे चलेगी सरकार को पैसा मिलेगा, टैक्स मिलेगा सरकार को, उससे लगातार मिलेगा। सरकार कंपनियां चलेंगी तो सरकार को पैसा मिलता ही रहेगा। ये सब रेवेन्यू रिसीप्ट हैं। और कैपिटल रिसीप्ट में क्या है, अगर गवर्नमेंट ने अपने कोई एसेट बेचा, जमीन बेची है, कोई परिसंपत्ति बेची है, तो वो एक ही बार मिलेगा, वो बार बार नहीं मिलेगा। इसको कैपिटल रिसीप्ट कहते हैं, पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। तो मोटे तौर पर आप इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हो कि रेवेन्यू रिसीप्ट का मतलब बार बार मिलने वाला पैसा और पूंजीगत प्राप्ति का मतलब एक बार मिलने वाला पैसा। मोटे तौर पर आप ऐसा समझ सकते हो। और कैपिटल रिसीप्ट का एग्जांपल में आप ले सकते हैं, गवर्नमेंट जो कर्ज लेती है वो कैपिटल रिसीप्ट में आता है। गवर्नमेंट के जो पुराने डेट हैं, जो उनकी वसूली होती है, पुराने कर्ज की वसूली, वो भी कैपिटल रिसीप्ट है। डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश यानी अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा सेल करना, ये भी कैपिटल रिसीप्ट का पार्ट है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया, एसेट को, परिसंपत्ति को सेल करना, जमीन को बेचना सरकार द्वारा, ये भी इसी में आता है। अब बात करेंगे इसके दूसरे पार्ट की, कैपिटल एक्सपेंडिचर की। देखो सरकार के वो सारे एक्सपेंडिचर जिसके तहत या तो सरकार की देनदारी में कमी आती है या सरकार के एसेट्स इंक्रीज होते हैं, संपत्तियां बढ़ती हैं। फॉर एग्जांपल इंफ्रा पर होने वाला एक्सपेंडिचर, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसी तरह स्टेट्स द्वारा यानी राज्यों को दिया जाने वाला केंद्र का जो कर्ज है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और अगर गवर्नमेंट कोई एसेट परचेज करती है, कोई संपत्ति खरीदती है, तो वो भी पूंजीगत व्यय है, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब हम बजट की स्थिति देखेंगे। देखो बजट या तो संतुलित हो सकता है या बजट असंतुलित हो सकता है। हम इसको टेबल से समझ सकते हैं बजट की स्थिति को। या तो बजट बैलेंस्ड होगा, संतुलित, या बजट अनबैलेंस्ड होगा, असंतुलित। बैलेंस्ड बजट क्या होगा, जिसमें कुल प्राप्तियां, टोटल रिसीप्ट इज इक्वल टू कुल खर्च, टोटल एक्सपेंडिचर। हालांकि ये एक आदर्श स्थिति है और इसका मकसद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए किया जाता है। असंतुलित बजट में क्या होता है, इसमें पहला असंतुलन है बजट घाटा, यानी घाटे का बजट। जब सरकार की रिसीप्ट कम हो सरकार के खर्च से, यानी खर्चे सरकार के ज्यादा हों और प्राप्तियां कम हों, इसकी मदद से जो ओवरऑल डिमांड है उसमें वृद्धि की जाती है, उसको डिमांड को बढ़ाया जाता है और एज ए रिजल्ट सप्लाई का और डिमांड का जो डिफरेंस है वो घटने लगता है, जिससे रिसेशन दूर करने में मदद मिलती है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिए कि असंतुलित बजट का पहला टाइप है जब प्राप्तियां कम होती हैं खर्च से, यानी रिसीप्ट्स आर लेस देन एक्सपेंडिचर। इसकी मदद से जो कुल मांग है, जो टोटल डिमांड है, उसको बढ़ोतरी की जाती है, वृद्धि की जाती है उसमें, और एज ए रिजल्ट सप्लाई में और डिमांड में जो डिफरेंस है वो कम होने लगता है, जिससे आर्थिक मंदी को दूर करने में मदद मिलती है। एक फेमस इकोनॉमिस्ट है केन्स, और जेम केन्स ने कहा कि मंदी को दूर करने में इंक्रीज करना अच्छी बात है। ये मंदी से, रिसेशन से निपटने के लिए एक तार्किक बात है इसमें वृद्धि करना। असंतुलन का दूसरा टाइप है बजट आधिक्य, बजट एक्सेस होना। देखो ये ऐसी सिचुएशन है जो इकोनॉमिक्स में अवेलेबल जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है उसको एब्जॉर्ब करके डिमांड को कंट्रोल करने में मदद करती है। मैं फिर रिपीट करूंगा,
जो बजट आधिक्य है, जो बजट सरप्लस है, यानी इसमें एक्सपेंडिचर कम होते हैं और रिसीप्ट ज़्यादा होती हैं, तो ये सिचुएशन इकोनॉमी में अवेलेबल जो एडिशनल लिक्विडिटी है उसको अवशोषित करने में, उसको एब्जॉर्ब करके डिमांड को कंट्रोल करने में मदद करती है। एज ए रिजल्ट इन्फ्लेशन पर कंट्रोल लगता है इससे। अब नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि डेफिसिट के डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्या हैं, घाटे कितने टाइप के हैं, बजट में घाटे कौन कौन से टाइप। देखिए बजट में घाटा साफ चलता है। देखो पहला है राजस्व घाटा। यानी ये राजस्व घाटा एक इक्वेशन से आप समझ सकते हैं। रेवेन्यू खर्च माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स, यानी मोटा सा गणित है। घाटा किसे कहते हैं? जब आपके खर्च ज़्यादा हो और आपको मिलने वाला पैसा कम हो, तो रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स। अब इस घाटे में वृद्धि होने पर सरकार जो वेलफेयर स्कीम पे खर्च करती है उसमें कमी करनी पड़ेगी। कोई जब घाटा होगा तो सरकार वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए पैसा कहाँ से लाएगी? मतलब राजस्व घाटे में अगर बढ़ोतरी होती है, अगर ये इंक्रीज होता है, तो सरकार के वेलफेयर फंक्शंस इंपैक्ट होते हैं। अब इसके रीजंस क्या हैं? रेवेन्यू रिसीप्ट क्यों बढ़ता है? देखो ये दो वजहों से बढ़ता है। पहला, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होना, यानी सरकार सब्सिडी ज्यादा दे दे, या वेलफेयर की नई स्कीम सरकार ले आए, या इंटरेस्ट पर ज्यादा पेमेंट जाने लगे, या डिफेंस पर होने वाला खर्च ज्यादा होने लगे, ये जो फिस्कल प्रमोशन है उसमें बढ़ोतरी होने लगे। दूसरा रीजन है इसके बढ़ने का राजस्व प्राप्तियों का कम होना, यानी पैसा कम मिलने लगता है, खर्च ज्यादा होने लगता है। पैसा कम कैसे मिलेगा? टैक्स कलेक्शन घट जाएगा, कर के संग्रह में कमी आ जाएगी, आर्थिक मंदी आ जाना, इकोनॉमिक रिसेशन आ जाना, इकोनॉमिक ग्रोथ का घट जाना, आर्थिक समृद्धि का कम हो जाना। और चौथा रीजन हो सकता है ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस होना, वैश्विक आर्थिक संकट का आ जाना। अगला घाटा है पूंजीगत घाटा, कैपिटल डेफिसिट। देखो सरकार की एक फाइनेंशियल ईयर में जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है और जो कैपिटल रिसीप्ट है उनके बीच का डिफरेंस है। मतलब घाटे का मतलब हम बार बार ये पढ़ रहे हैं कि खर्च ज्यादा होना और पैसे की प्राप्ति कम होना। तो पूंजीगत घाटे का फॉर्मूला हो जाएगा पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल रिसीप्ट्स। पूंजीगत घाटे में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो ये शो करता है कि या तो सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ रहा है, या जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं, कैपिटल रिसीप्ट्स हैं, वो कम हो रहे हैं। अब क्योंकि दोनों ही सिचुएशन इकोनॉमिक एंगल से प्रॉफिटेबल है, फायदे की बात है, इसलिए घाटे का ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये केवल एक डिजिट की बात है, केवल ये संख्या को शो करता है, इसलिए इसको घाटे की श्रेणी में नहीं गिना जाता, घाटा नहीं माना जाता इसको। बजट 2022 और 23 में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें लगभग 35% इंक्रीज किया गया है। इसका पर्पस है जो इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो इस तरह के काम है उसमें तेजी लाना है। नेक्स्ट घाटे की बात करेंगे, बजट घाटा यानी बजट डेफिसिट। अगला घाटा बजट डेफिसिट। देखो एक फाइनेंशियल ईयर में कुल जो खर्च है सरकार का और जो सरकार की कुल प्राप्तियां हैं, टोटल रिसीप्ट है, उनका डिफरेंस, यानी इसका इक्वेशन बनेगा कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट। तो बजट घाटा क्या हो सकता है? यानी कुल व्यय का मतलब, यानी बजट घाटा इज इक्वल टू, तो राजस्व घाटा और पूंजीगत घाटा, यानी दोनों घाटों का मिक्सचर है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल डेफिसिट। और रेवेन्यू डेफिसिट आप जानते हैं क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट की इक्वेशन आप लिख सकते हैं और कैपिटल डेफिसिट की इक्वेशन लिखकर इसको एक्सपेंशन दे सकते हैं। तो दोनों घाटों को जोड़कर जो घाटा बनता है, यानी रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल डेफिसिट को जोड़कर उसको कहते हैं बजट घाटा।
बजट घाटा मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में आरबीआई से द्वारा लिया जाने वाला जो कर्ज है। बजट घाटा सरकार की एक फाइनेंशियल ईयर में सरकार के प्रति जो देयता है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि बजट घाटा क्या है। एक वित्तीय वर्ष में आरबीआई से लिया जाने वाला कर्ज, यानी आरबीआई के प्रति जो सरकार की देनदारी है, उसको शो करता है। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट डेफिसिट है फिस्कल डेफिसिट, जिससे सरकार के माथे पर हमेशा चिंता की लकीरें आई हैं। वो घाटा है फिस्कल डेफिसिट, यानी राजकोषीय घाटा, और सरकार की सारी कोशिशें इसी को कम करने में लगी रहती हैं। राजकोषीय घाटा ये एक फाइनेंशियल ईयर में सरकार के जितना भी अनुमानित खर्च है, जो प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर है, और जो टोटल अनुमानित प्राप्तियां हैं, टोटल प्रोजेक्टेड रिसीप्ट्स हैं, ये उनका डिफरेंस है। इसमें जो कर्ज है उससे मिलने वाली, यानी जो डेट है, इसमें जो कर्ज है वो शामिल नहीं होता। इस तरह फिस्कल डेफिसिट जो नॉन डेट रिसीप्ट हैं उन पर खर्च की अधिकता को शो करता है। यानी राजकोषीय घाटा सरकार के द्वारा अपने खर्च को पूरा करने के लिए किए जाने वाले कुल कर्जों की मात्रा को व्यक्त करता है। जनरली इसे ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, और इसकी कैलकुलेशन जीडीपी के परसेंटेज के रूप में की जाती है। इसको इक्वेशन हम इस तरह समझ सकते हैं, इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। फिस्कल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, और ये देनदारी को छोड़कर है। यह इसकी दूसरी इक्वेशन बन सकती है कि राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट टोटल रिसीप्ट्स, यानी गैर ऋण प्राप्तियां, यानी ऐसे रिसीप्ट्स जिनका संबंध कर से नहीं है। या इसको हम शो कर सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर कुल व्यय माइनस टैक्स प्लस ऋणों की वसूली प्लस जुर्माना यानी पेनल्टी प्लस विश्व बैंक से अनुदान ग्रांट्स फ्रॉम। या हम इसको शो कर सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू कुल व्यय माइनस रिकवरी ऑफ लोन प्लस विश्व बैंक से अनुदान प्लस विनिवेश प्लस टैक्स। तो इस तरह से हम राजकोषीय घाटे को समझ सकते हैं। और देखिए, जो फिस्कल डेफिसिट है, अगर ये बढ़ता है तो इससे सरकार को ज्यादा कर्ज लेने की जरूरत पड़ती है। यानी एक फाइनेंशियल ईयर में सरकार द्वारा लिए जाने वाले कुल जो अनुमानित कर्ज हैं उनकी मात्रा को राजकोषीय घाटा कहते हैं। आप इस तरह से समझ सकते हैं सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में, कि पूरा एक फाइनेंशियल ईयर में सरकार जितना कर्ज लेती है उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो राजकोषीय घाटा को हम इस तरह भी शो कर सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू एक फाइनेंशियल ईयर में लिए जाने वाले कुल अनुमानित कर्ज, कुल अनुमानित ऋण, टोटल प्रोजेक्टेड डेट। या इस इक्वेशन को आप फर्दर इस तरह से ले सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू आरबीआई से ऋण प्लस घरेलू बाजार से ऋण प्लस किसी विदेशी संस्था से ऋण, डेट फ्रॉम एनी फॉरेन इंस्टीट्यूशन। राजकोषीय घाटे की इक्वेशन आप ये भी बना सकते हैं कि राजकोषीय घाटा आरबीआई के प्रति सरकार की देनदारी प्लस अन्य देनदारियां, और फाइनली इसकी इक्वेशन बनेगी कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बजट डेफिसिट
प्लस अन्य देनदारियां, अदर लायबिलिटी। इन सारी इक्वेशंस को आप देखेंगे तो सिचुएशन क्लियर हो जाएंगे। इस तरह फिस्कल डेफिसिट एक ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव कॉन्सेप्ट है, व्यापक अवधारणा है, क्योंकि ये इकोनॉमी की टोटल लायबिलिटीज को, समग्र देयताओं को शो करता है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि सकल राजकोषीय घाटे में और निबल राजकोषीय घाटे में क्या फर्क है, व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट एंड नेट फिस्कल डेफिसिट। देखिए, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट डेट पेमेंट। अब ये चर्चा करेंगे कि फिस्कल डेफिसिट का प्रभाव क्या पड़ेगा। देखो, जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ेगा, जिसका परिणाम ये निकलेगा कि फ्यूचर में सरकार को ज़्यादा ब्याज अदा करना पड़ेगा, तो ब्याज देने में बढ़ोतरी हो जाएगी, जो कि एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और इस तरह रेवेन्यू डेफिसिट में इंक्रीज होने से साइक्लिकली फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ेगा। यानी अगर फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज होता है तो एज ए रिजल्ट ऋण इंक्रीज होगा, एज ए रिजल्ट ब्याज भुगतान बढ़ेगा, एज ए रिजल्ट राजस्व व्यय बढ़ेगा और एज ए रिजल्ट फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। इसका दूसरा इंपैक्ट होता है कि अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो इससे इकोनॉमी की जो गुडविल है, जो साख है, वो घटने लगती है, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कमी आती है। इससे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, जो मुद्रा भंडार है विदेशी, वो कम होता है और रुपये का डिवैल्यूएशन होता है, मूल्य में कमी आती है रुपये के, जिससे जो देश का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ता है। एज ए रिजल्ट जो कैड है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, इसके बढ़ने से फिर अगेन फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है। इसको भी इक्वेशन से हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर एफडी बढ़ेगा तो कर्ज बढ़ेगा, कर्ज बढ़ेगा तो साख घटेगी, एज ए रिजल्ट विदेशी निवेश घटेगा और एज ए रिजल्ट जो डॉलर की सप्लाई है वो कम होगी और इस तरह रुपये का मूल्य ह्रास होगा। इससे इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे और फाइनली इससे करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा और फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। अगला प्रभाव राजकोषीय घाटे का यह है कि जो इन्फ्लेशनरी नेट है, यानी सरकार द्वारा फिस्कल डेफिसिट का यानी ये जो घाटा है, इसकी पूर्ति के लिए सरकार द्वारा लिया जाने वाला जो कर्ज है, ये फ्यूचर में जनता के पास मनी की सप्लाई को बढ़ा देता है और परिणाम स्वरूप इन्फ्लेशन होने लगता है, यानी मुद्रास्फीति बढ़ने लगती है, जिससे जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाती है और ग्रोथ रेट घटती है, समृद्धि दर घटती है और सरकार के रेवेन्यू रिसीप्ट कम होने लगते हैं और फिर साइक्लिकली फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है। इसको भी आप इस तरह से शो कर सकते हैं कि अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो डेट बढ़ेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, यानी देश में ज़्यादा पैसा आएगा और ज़्यादा पैसा देश में आ जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा पैसा आ जाना, महंगाई बढ़ जाना। इससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, यानी उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी और इससे टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा और अगर ये कम होगा तो सरकार को मिलने वाले जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा और फिर फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। इसका अगला प्रभाव है क्राउडिंग आउट। देखिए, हाई फिस्कल डेफिसिट की वजह से सरकार मनी मार्केट से यानी ज़्यादा स्रोत जुटाती है, ज़्यादा संसाधन जुटाती है, उधार लेती है। इससे प्राइवेट सेक्टर के पास रिसोर्सेज की कमी होने लगती है और जिसके रिजल्ट में ब्याज की दरें बढ़ जाती हैं। इन्वेस्टर्स की इन्वेस्ट करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। इस तरह जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो घटती है और इस प्रभाव को हम कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। इक्वेशन से इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो डेट बढ़ता है और डेट बढ़ता है तो मनी मार्केट से ज़्यादा रिसोर्सेज लेने होंगे। इससे प्राइवेट सेक्टर के रिसोर्सेज घटते हैं, ब्याज की दरें बढ़ जाती हैं
कॉस्ट बढ़ती है और इससे ग्रोथ घट जाती है और फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है। इसलिए हाई फिस्कल डेफिसिट फाइनेंशियल डिसिप्लिन की कमी का सिंबल है, यानी अगर उच्च राजकोषीय घाटा होगा तो वित्तीय अनुशासन के अभाव का प्रतीक है। और इस स्थिति में इकोनॉमिक जो ग्रोथ रेट है वो और जो बेरोजगारी दर है वो ये दोनों हाई हो जाती हैं, और जो इकोनॉमिक्स है, जो देश की इकोनॉमी है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, उसमें कोई गतिशीलता नहीं होती, गतिहीनता आती है। जबकि इकोनॉमी का गुण है कि रिसोर्स का मोबिलाइजेशन होना चाहिए, वरना इकोनॉमी रुक जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट घाटा हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट घाटा है प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। इसको इक्वेशन से समझ सकते हैं। फिस्कल डेफिसिट माइनस ब्याज भुगतान, इंटरेस्ट पेमेंट। और प्राथमिक घाटा दर्शाता है कि ब्याज भुगतान के अलावा बाकी कामों को पूरा करने के लिए, यानी जो फिलहाल की अवधि के लिए जो फिस्कल पॉलिसी है उसको मूल्यांकन करने में ये शामिल होगा। और अगर प्राइमरी डेफिसिट 0 हो जाए तो ये शो करता है कि फिस्कल डेफिसिट ब्याज भुगतान के बराबर होगा, यानी ब्याज भुगतान के अलावा कर्ज की जरूरत और किसी काम के लिए है ही नहीं। इस तरह शून्य प्राथमिक घाटा राजकोषीय अनुशासन का प्रतीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रभावी राजस्व घाटा। देखो, जो रेवेन्यू डेफिसिट है ये संपत्ति सृजन के लिए दी गई जो ग्रांट्स है उनका डिफरेंस है, यानी इसकी इक्वेशन आप बना सकते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट प्रभावी राजस्व घाटा इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट माइनस संपत्ति सृजन के लिए दिया गया अनुदान, ग्रांट्स फॉर एसेट क्रिएशन। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रभावी राजस्व घाटा क्या है। नेक्स्ट हम ये चर्चा करेंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग की। जो घाटे की वित्त व्यवस्था है बजट में, उसका क्या रोल है। देखो, घाटे की वित्त व्यवस्था क्या होती है, यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, इसको देख लेते हैं। देखो, वो प्रोसेस जिससे सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए जो पैसे की व्यवस्था करती है उसे घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। यानी जब बजट के बिहेवियर की वजह से असंतुलन पैदा हो और उसे दूर करने के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था का इस्तेमाल होता है। इसके 3 स्रोत हैं, यानी अपना घाटा कहाँ से पूरा करेगी सरकार। नंबर 1, या तो सार्वजनिक कर्ज लेकर, पब्लिक डेट, ये अपनी संपत्ति बेचकर, यानी विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट से, ये अनुदान लेकर, ग्रांट्स लेकर। देखो, राजकोषीय घाटे की जो वित्त व्यवस्था है, जो सिस्टम है, इससे सिर्फ कर्ज के माध्यम से इसकी पूर्ति हो सकती है। जबकि राजस्व घाटे की जो वित्त व्यवस्था है, जो डेफिसिट फाइनेंसिंग की, ये कर्ज और डिसइन्वेस्टमेंट दोनों में पॉसिबल है। और घाटे की वित्त व्यवस्था उस सिचुएशन में प्रभावी होगी जब इसका इस्तेमाल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में किया जाए, यानी इसका इस्तेमाल पूंजीगत खर्च के रूप में किया जाना चाहिए। अगर घाटे के फाइनेंशियल सिस्टम को डिमांड बढ़ने के साथ साथ सप्लाई में भी वृद्धि होती है तो ये इकोनॉमिक्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सप्लाई बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ता है, और इससे न केवल जीवीए बढ़ता है, ग्रोस वैल्यू एडेड, बल्कि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आता है, महंगाई भी कंट्रोल में आती है। होप यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे सार्वजनिक ऋण पर, पब्लिक डेट। ये क्या है? देखो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इंटरनल और एक्सटर्नल स्रोतों से लिया गया कर्ज है। इस कर्ज के लिए सरकार अपनी सिक्योरिटी का इस्तेमाल करती है, और इन प्रतिभूतियों सिक्योरिटी के माध्यम से सरकार प्रिंसिपल को और ब्याज को भुगतान करने का वादा करती है। जो पब्लिक डेट है वो प्राइवेट डेट से, निजी ऋण से अलग है, क्योंकि पब्लिक डेट का इस्तेमाल नागरिकों की वेलफेयर के लिए किया जाता है,
जबकि जो प्राइवेट डेट है वो अपने व्यक्तिगत हितों के लिए इस्तेमाल होता है। पब्लिक डेट इकोनॉमिक्स की लायबिलिटी को बढ़ाता है, इसलिए ये न सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ में रुकावट डालता है बल्कि इससे इकोनॉमिक्स पर प्रेशर भी आता है। इसलिए पब्लिक डेट का प्रॉपर मैनेजमेंट बेहद जरूरी है। अब ये कहां से ले सकते हैं? देखो, यह तो आंतरिक होगा, आंतरिक मतलब आरबीआई के खजाने से पैसा ले सकते हैं, ये आरबीआई नई मुद्रा जारी करेगा या टी बिल इश्यू करके या बॉन्ड्स इश्यू करके। और बाहर से अगर पैसा लेंगे तो या तो एनआरई डिपॉजिट से उठाएंगे या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करेंगे या फिर वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन आईएमएफ से उधार लिया जाएगा, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये जो सरकारी कर्ज है इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए एक यूनिट बनाई गई जिसका नाम है सार्वजनिक पब्लिक डेट मैनेजमेंट यूनिट, इकाई। इसका पर्पस ये जो कर्ज लिया गया इसके मैनेजमेंट को सिंपल बनाना है और ट्रांसपेरेंट बनाना है। ये इंस्टीट्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्ज लेने की स्कीम बनाएगा और जितनी भी स्कीम से जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनका एक यूनिफाइड डेटाबेस होगा, एकीकृत डेटाबेस बनेगा और इस इंस्टीट्यूट में आरबीआई मेंबर होगा और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उससे मेंबर होंगे। पब्लिक डेट मैनेजमेंट का मतलब है कि जो कर्ज की जो मात्रा है, जो कर्ज का स्रोत है, जो भुगतान देने की तरीका है, जो उसकी इकोनॉमी पर पड़ने वाला जो इम्पैक्ट है उसको बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, राजकोषीय समेकन, फिस्कल कंसोलिडेशन। इसको हम अपने इस लेक्चर के सेकंड पार्ट में करेंगे, राजकोषीय समेकन को। होप के बजट के और इकोनॉमी के जो बहुत ही जटिल और टफ टॉपिक हैं, जहां से यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चंस की झड़ी लगी रहती है, लाइन लगी रहती है, वो आपको क्लियर होंगे। हमारा मकसद इस सेशन का और इस तरह के सेशन का इन जटिल प्रक्रियाओं को सामने लाना है। सिंपल प्रोसेस को पढ़ाना नहीं है, सिंपल तो कोई भी पढ़ सकता है। और एक बात को हम इंश्योर कर देना चाहते हैं कि आप ये जो वीडियो है इसको बार बार देखेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी, एक बार से समझ में नहीं आएगी। विराट एकेडमी अपनी क्वालिटी के लिए कमिटेड है, यूपीएससी और एग्जाम ओरिएंटेड कमिटेड है। तो हम ये इंश्योर कर देना चाहते हैं फिर से कि आपको कोर यूपीएससी और पब्लिक सर्विस कमीशन के हिसाब से चीज़ें डिलीवर होंगी। आप इन वीडियोस को बार बार देखिए। वीडियो का लाभ आपको ये मिलेगा कि मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करके देख सकते हैं और फिर भी अगर किसी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत है तो आप पर्सनली इंस्टीट्यूट में आकर मिल सकते हैं, वीकेंड में या वीक की बिगनिंग में मिल सकते हैं और चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस सेशन। और अगले किसी और जटिल और बहुत ही टफ टॉपिक के साथ हम फिर लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, फिस्कल कंसोलिडेशन से बात शुरू करेंगे। टिल देन, थैंक यू।